हेलो गाइस, दिस वीडियो इज़ पार्ट सेकंड ऑफ चैप्टर 1 रियल नंबर्स। पिछले वीडियो में हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले मेरी एक एडवाइस है आपके लिए कि अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है और नंबर सिस्टम बेसिक्स करके एक वीडियो है मेरा, अगर ये दो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों वीडियोज़ को देखें, फिर इस वीडियो को देखें। क्योंकि जब तक आपके कंसेप्ट्स मजबूत नहीं होंगे, जब तक आपके कंसेप्ट्स स्ट्रांग नहीं होंगे, जब तक चीज़ें समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए। तो पहले उन दोनों वीडियोज़ को देखें। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों वीडियोज़ के लिंक दिए हैं आपको, उसके बाद ही इस वीडियो को देखें। अब देखो, जिसको सिर्फ मेथड से मतलब है उनके लिए मैं यही कहूँगा कि 5 मिनट तक वीडियो को देखें। मैं मेथड पूरा एक्सप्लेन कर दूँगा, कंप्लीट एक्सप्लेन कर दूँगा, कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है, आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। बट जिनको कंसेप्ट से मतलब है वो वीडियो को एंड तक देखें और एंड तक बने रहे मेरे साथ और बारीकी से चीज़ें समझते रहे। क्योंकि बेटा अगर नींव मजबूत नहीं होगी ना तो इमारत खड़ा करके भी कोई मतलब नहीं है। ओके, तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं इसका मेथड क्या है, आज अपन इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि लेमा और एल्गोरिदम में डिफरेंस क्या है। पिछले वीडियो में अपन ने लेमा पढ़ा था, सबको याद होगा। लेमा क्या होता है, अगर आप दो नंबर्स को डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेट सपोज एक ए है और एक बी है, तो अगर आप ए को डिवाइड कर रहे हैं बी से तो यहाँ पर एक कुछ रिमाइंडर आएगा और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आएगा। तो इन चारों में एक रिलेशन होता है, दैट इज़ ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जिसको अपन ने डायरेक्टली इस फॉर्म में ही पढ़ा था, जहाँ पे मैंने बोला था कि दुनिया के कोई भी दो नंबर आप ले लो तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, जिसे यूक्लिड ने अपने नाम पे यूक्लिड लेमा करके इसको नाम दिया था। तो लेमा की डेफिनेशन भी मैंने पिछले बताई थी। लेमा इज़ अ प्रूवन स्टेटमेंट विच इज़ यूज टू प्रूव दी अदर स्टेटमेंट्स। तो अब ये जो डेफिनेशन है ना वो आज आपको क्लियर होने वाली है। ठीक है, लेमा का किस तरह से यूज़ होता है चीज़ों में दूसरे स्टेटमेंट्स को प्रूव करने के लिए। अब नेक्स्ट है आपके एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, जैसे कि लिखा हुआ ये, एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। एल्गोरिदम इज अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच इज़ यूज टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को मैं एक एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आपके बुक में ही लिखा हुआ है, इसको नहीं समझेंगे, पहले अपन एक एग्जांपल को समझेंगे, फिर समझेंगे कि इन स्टेप्स में लिखा हुआ क्या है। अगर डायरेक्टली मैं आपको स्टेप समझाऊंगा तो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, अगर एक एग्जांपल की हेल्प से इनको समझेंगे तो समझने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं। एक चीज़ आप दिमाग में रखें बस, ये एल्गोरिदम यूज़ किस लिए हो रहा है। तो जैसे कि मैंने बताया, एल्गोरिदम इज सीरीज ऑफ स्टेप्स, एक स्टेप्स की सीरीज़ है जिसको अपन एक टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में ये जो एल्गोरिदम है, ये जो सीरीज ऑफ स्टेप्स है, इसको अपन HCF फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे मैंने बोला ना, पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस एल्गोरिदम को जो यूक्लिड ने दी थी, उस यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम को अपन HCF फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये स्टेप्स किस तरह से काम करते हैं अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड द HCF ऑफ 148 एंड 124। ओके, तो अब आपको क्या करना है, आपको देखना है सबसे पहले इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन है। तो जैसे कि बड़ा नंबर आप देख पा रहे हैं 148 है, तो 148 अपन को अंदर लिखना है एज अ डिविडेंड और 124 को एज अ डिवाइजर बाहर लिख के आपको इसको डिवाइड करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 124 जाएगा 2 टाइम्स, अगर करेंगे तो बड़ा ही होना है। 1 टाइम जाएगा, ये 1 टाइम जाएगा 124, 1 सा 124 माइनस करें 24 आएगा। अब आपको करना क्या है, आपको ये चेक करना है कि ये जो रिमाइंडर आया, ये जो रिमाइंडर आया क्या वो ज़ीरो है या नहीं। अगर ज़ीरो नहीं होता है, अगर ये रिमाइंडर ज़ीरो नहीं होता है तो आपको फर्दर आगे और डिवाइड करना है। ओके, तो आपको फर्दर आगे डिवाइड कैसे करना है, एक तरह का लॉन्ग डिवीजन मेथड है, शायद आपने पहले पढ़ा हो कहीं HCF निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड। नहीं भी पढ़ा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बहुत ही ईजी मेथड है। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको क्या करना होता है कि जो रिमाइंडर होता है यहाँ पर एक फर्दर आप डिवाइड करेंगे। अब इस रिमाइंडर को आप लेके चलेंगे एज अ डिवाइज़र और इस 124 को, जो पिछला वाला डिवाइज़र है, उसको आप लेके चलेंगे एज अ डिविडेंड। ठीक है, बहुत ईजी है, डिवाइज़र डिविडेंड में कंफ्यूज ना हो। पहले अपन ने क्या किया, 148 को डिवाइड किया बाय 124, तो रिमाइंडर आया अपने पास 24। अब क्या कर रहे हैं, अलग से लिखने की जगह अपन इसलिए कंटिन्यूशन में चला लेंगे, 24 को एज अ डिवाइज़र लेके 124 को डिविडेंड बनाएंगे। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो जब अपन इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 24 जाएगा, आपको खुद को चेक करना पड़ेगा। 24 ये 5 जाएगा शायद, 24 5 जा 24 5 जा
120। ओके, तो अप्रॉक्सीमेटली बहुत करीब है ये। अगर अपन इसको 6 टाइम्स ले लेंगे तो ये 124 से ज़्यादा हो जाएगा, और अगर 4 टाइम्स लेंगे तो बहुत कम रह जाएगा। अपन को इसके बहुत नियरेस्ट पहुंचना होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, अपन को इसके नियरेस्ट जाना है। तो 24 का 5th मल्टीपल जो है बहुत नियरेस्ट है, 24 5 ज़ा 120। ठीक है, तो रिमाइंडर बचता है 4। देखो मैंने क्या बोला, अपन को कब तक ये डिवीजन का प्रोसेस कंटिन्यूशन में रखना है, जब तक आपका रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। ये ध्यान रखना, बहुत ज़रूरी बात है ये। जब तक आपका रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाएगा तब तक मैं ये प्रोसेस कंटिन्यूशन में करता जाऊँगा। क्या करता जाऊँगा कि अब इसको मैं डिवाइज़र मानूंगा और कंटिन्यूशन में मैं लगाऊंगा अब इस पहले वाले डिवीज़र को। तो अब ये डिवीज़र पहले था 24, अब ये बन जाएगा डिविडेंड। देखो क्या हुआ, 148 को डिवाइड किया 124 से, रिमाइंडर आया 24। अब मैंने 24 को डिवीज़र बनाया, ब्रैकेट लगा के 124 को डिविडेंड बनाया, फिर डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4 जो कि 0 नहीं है। मैंने फिर से एक डिवाइड का ब्लॉक बनाया, अब 24 को डिविडेंड बनाया। अब इसको डिवाइड करेंगे, अब 4 की टेबल तो आप सबको आती होगी, 4 6 ज़ा 24। ओके, अब अगर आप माइनस करेंगे तो ये आपका रिमाइंडर आ चुका है 0। तो इस केस में जहाँ पर रिमाइंडर आपका 0 आ चुका है, उस केस में आपका यहाँ पर ये जो डिवाइज़र होगा, यहाँ पर ये जो डिवाइज़र होगा यही आपका रिक्वायर्ड HCF होगा। यहाँ पर जो डिवाइज़र होगा वही आपका रिक्वायर्ड HCF होगा। तो अब ये तो रही आपके क्वेश्चन करने की जो टेक्निक है। अब इसको लिखना ऐसे नहीं है, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको करना खुद से ऐसे ही है। लिखना किस तरह से है वो आप देखिए। अब जब आप एग्ज़ाम में लिखने जाएंगे तो आप इसमें ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले यूज़ यूक्लिड डिवीज़न लेमा बाय यूक्लिड लेमा। अब लेमा क्या कहता है, लेमा कहता है भाई कि अगर आपके पास 2 नंबर है, लेट्स सपोज A एंड B, तो उसके बीच में हमेशा एक रिलेशन होगा A इज इक्वल्स टू BQ+R। ओके, तो यहाँ पर आपको एक पता है रेस्ट्रिक्शन R जो है उसकी वैल्यू इस B से छोटी होगी और 0 से बड़ी है उसके इक्वल होगी। तो इसको इस फॉर्मेट में ही आपको लिखते हुए चलना है। अब आपको ये पता ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, A इज़ डिविडेंड, B इज़ डिवाइज़र, Q इज़ क्वोशेंट एंड R इज़ रिमाइंडर। तो यहाँ पर आप फर्स्ट मैंने देखे कि डिविडेंड कौन है, 148, तो A की जगह आएगा 148। ओके, A की जगह आएगा 148, और यहाँ पर आपके जो डिवाइज़र है वो आपका है 124 इंटू क्वोशेंट आपका है 1 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आपका है, रिमाइंडर है 24। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो रिमाइंडर है वो इससे छोटा है। तो अब क्या करना है आपको, अब आपको इसके लिए लगाना है, यही सेम लेमा आपको इस प्रोसेस के लिए लगाना है जब आपने सेकंड बार डिवाइड किया था। तो जब सेकंड वाले के लिए लगाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है 124। अब ये डिविडेंड है, 124 डिविडेंड है, तो 124 यहाँ आएगा, 124 यहाँ आएगा, और इक्वल्स टू में आएगा डिवाइज़र। आप सेकंड वाले प्रोसेस में डिवाइज़र आपका 24 है, तो 24 इंटू सेकेंड वाले प्रोसेस में आपका क्वोशेंट 5 है, 5 प्लस रिमाइंडर आपका इस केस में 4 है। ओके, तो अब नेक्स्ट टाइम ये जो लास्ट बच गया है, ये जो थर्ड वाला डिवीजन है, उसके लिए अपन लेमा लगाएंगे। तो यहाँ पर अब डिविडेंड 24 है, इस केस में आपका डिवाइज़र जो है वो 4 है, इंटू क्वोशेंट आपका 6 है, प्लस अब रिमाइंडर जो है वो 0 है। तो लिखना आपको इसी वे में। ये प्रोसेस आप अगर कॉपी में दिखाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड में रफ वर्क करके दिखा सकते हैं, बट ये रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, ये समझने के लिए इजी है, इसलिए मैंने पहले इस कंसेप्ट से समझाया। लिखना आपको इस तरह से ही है। अगर आप इस तरह से नहीं लिखते हैं और इस तरह से लिख के आ जाते हैं, आपको 1 नंबर भी नहीं मिलेगा एग्जाम में, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता है। हालांकि आएगा नहीं 3 नंबर का, ये 2 नंबर का आता है मैक्सिमम, बट वो 2 नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे। तो लिखना आपको इस यूक्लिड डिवीजन लेमा के वे में ही है। अब देखो समझते हैं, ये जो मैंने इतना बड़ा सारा लिखा है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, इसका क्या सेंस है। तो ये जो मैंने आपको कंसेप्ट समझाया है, यही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, बट अगर मैं आपको ये पहले समझाता तो समझ में नहीं आता, अब अगर समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अच्छा, मैंने आंसर नहीं लिखा, तो यहाँ पर ये जो आंसर होगा HCF क्या होगा इस केस में, जो अपना डिवीज़र है, तो यही डिवीज़र होता है। तो डिवीज़र आपका 4 है, तो HCF भी आपका क्या है, 4 है। किसका HCF ऑफ 144, 148 एंड 124, 148 एंड 124। इसको लिखने का तरीका यही है, HCF ऑफ 148, 124 इज इक्वल्स टू 4। ओके, अब देखो समझते हैं ये स्टेप्स क्या लिखे हुए हैं। तो इसने यूक्लिड जी ने क्या बोला कि भाई आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करना है। तो अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करते हैं तो आपको HCF मिल जाएगा एंड में। तो सबसे पहला स्टेप उन्होंने क्या दिया, HCF निकालने के लिए पहला स्टेप उन्होंने बोला कि आप यूक्लिड लेमा लगाएं 2 नंबर्स के बीच में, ठीक है, जिनका आपको HCF फाइंड आउट करना है, उनके बीच में लेमा लगाए, और उसके बाद क्या करें, चेक करें
अगर R 0 आ रहा है, अगर R 0 आ रहा है तो ये जो D है वही HCF बन जाएगा। और अगर R 0 नहीं आता है, देखो ध्यान से देखो क्या लिखा है, अप्लाइड यूक्लिड लेमा, जिन दो नंबर्स के बीच में आपको HCF निकालना है। जैसे कि मैंने दो ऊपर C और D लिए हैं, ये बुक में ही लिखे हुए थे आपके C और D, तो मैंने सोचा इनको अलग नहीं करें, मैं A और B लेता तो आपको कन्फ्यूजन होता कि भाई बुक में तो C और D लिखा है, आपने A और B कैसे ले लिए, है ना। तो इसलिए मैंने भी C और D लेके ही लिखा है इसको। तो अगर आपके पास दो नंबर है C और D, तो उसका HCF निकालने के लिए कुछ स्टेप्स यूक्लिड ने दिए थे, उसको समझने हैं, ध्यान से समझना। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों में C और D में आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जब आप लगाओगे तो यहाँ पे आपको C और D के अलावा दो नंबर और मिलेंगे, जो कि कुछ भी नहीं है। C को डिवाइड करने से D पे जो मिलता है क्वोशिएंट वो Q है, और जो रिमाइंडर है वो R है, ठीक है। तो वही अपन ने किया, जिन दो नंबर्स का HCF निकालना था उनको आपस में डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद उसको इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। अब ये फर्स्ट स्टेप हो गया। नेक्स्ट अपन को चेक करना है, देखो क्या R 0 है क्या। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, फर्स्ट स्टेप में ही अगर रिमाइंडर 0 आ जाता तो यही मेरा HCF बन जाता। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये जो D है, ये जो D है वही HCF बन जाता इस केस में जो डिविजर है। बट अगर 0 नहीं आता है, इफ़ R इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो अपन क्या करेंगे, इस D में और इस R में अगेन लेमा अप्लाई करेंगे। यही यूक्लिड ने बोला था कि अगर D में रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वही लेमा आपको फिर से लगाना है, बट इस बार आपको D और R के बीच में वो लेमा लगाना है, D और R के बीच में, मतलब डिविजर और रिमाइंडर के बीच में। तो वही अपन ने किया, ये रहा अपना रिमाइंडर और ये रहा अपना डिविजर। तो इन दोनों के बीच में मैंने फिर से लेमा लगाया, मतलब इसको आपको बाहर रखना है, इसको आपको अंदर रख के डिवाइड करना है, और फिर इसको इस फॉर्मेट में लिखना है जो कि मैंने लिख दिया सेकंड लाइन में। 124 और 24 में लेमा लगाया और इसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। फिर से वही आपको करना है, कंटिन्यू करना है इस प्रोसेस को जब तक आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 नहीं आ जाए। क्या बोला, इसी प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। और जब रिमाइंडर 0 आ गया, इस प्रोसेस को करते करते जब आपका रिमाइंडर जिस स्टेप में 0 आ जाए, उस स्टेप में आपका जो डिविज़र होगा, जो आपका डिविज़र होगा, डिविज़र एट दिस स्टेज विल बी द रिक्वायर्ड HCF, तो वही आपका HCF बन जाएगा। तो वही तो मैंने किया, मैंने दो नंबर्स के बीच में डिवीजन किया, रिमाइंडर आया, रिमाइंडर को चेक किया, क्या रिमाइंडर 0 है, नहीं था, रिमाइंडर 0 नहीं था, तो इस बार मैंने डिविज़र और इस रिमाइंडर के बीच में लगाया, तो इसको मैंने उठा के यहाँ लिखा, और उसके बाद वापस लगाया, वापस रिमाइंडर देखा, रिमाइंडर 0 नहीं था, मैंने फिर से लगाया, बट इस बार इस रिमाइंडर और इस डिविज़र के बीच में लगाया, तो यहाँ पर इसको लिखा, बट इस बार रिमाइंडर 0 आ गया। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 आया, इस केस का जो डिविज़र था वो मेरा HCF बन गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो बच्चों, कंसेप्ट को समझते हैं, कंसेप्ट क्या कहता है, ठीक है। HCF का मतलब क्या है, HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन एंड फैक्टर। अब देखो, इसको समझने के लिए आपको फैक्टर का वर्ड का मतलब समझ में आना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने पिछले वीडियोस में समझाया, फैक्टर और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज मैंने 12 और 8 का एक एग्जांपल लिया, ओके। तो अब यहाँ पे अगर मेरे को निकालना है इन दोनों नंबर का HCF, इन दोनों नंबर का अगर मेरे को HCF फाइंड आउट करना है, HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए पहले मेरे को फैक्टर्स तो पता होने चाहिए, है ना। तो अब देखो फैक्टर्स देखते हैं, 12 के पॉसिबल फैक्टर्स कितने हैं भाई, और 8 के पॉसिबल फैक्टर्स कितने हैं वो सारे लिखते हैं। 12 के फैक्टर क्या है, 1 12 का फैक्टर है, 2 12 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है, 4 भी है, 6 भी है, और 12 खुद भी है, ओके। तो इतने सारे फैक्टर्स हैं 12 के। अब 8 के देखते हैं भाई, 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, 2 8 का फैक्टर है, 4 8 का फैक्टर है, एंड 8 खुद भी एक 8 का फैक्टर है। फैक्टर यानी कि कितने टेबल्स में, कितने नंबर्स के टेबल में 12 आता है, 1 की टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में, 4 में, 6 में, 12 में, सबकी सारी टेबल्स में 12 आता है। और कितने नंबर्स की टेबल में 8 आता है, वो सारे नंबर्स उसके फैक्टर हो जाएंगे। तो 1 2 4 8 इन सब की टेबल में 8 आता है। अब आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि इन नंबर्स में, इस नंबर के इन फैक्टर्स में और इस नंबर के इन फैक्टर्स में ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन भी है और सबसे बड़ा भी है। अब देखो, कॉमन के नाम पे तो काफ़ी सारे फैक्टर्स कॉमन है, 1 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है, तो 1 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो अगेन 2 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, तो अगेन 4 इज़ आल्सो अ कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर्स काफ़ी सारे हैं, बट मेरे को कौन सा चाहिए, मेरे को कौन सा वाला कॉमन फैक्टर चाहिए, मेरे को चाहिए हाईएस्ट वाला कॉमन फैक्टर। समझ में आता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप खुद देख लीजिए,
इन दो नंबर्स के फैक्टर्स में से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कॉमन भी है और हाईएस्ट भी है? तो 4 है जो कॉमन भी है, मतलब दोनों का फैक्टर है 4 और सबसे बड़ा भी है। इन सारे फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर जो सबसे बड़ा है वो है आपका 4। तो 4 इज द HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 12 एंड 8। अब दिक्कत क्या होती है कि भाई ये क्यों पढ़ रहे हैं? जब अपन को इतने इजीली अपन निकाल सकते हैं तो ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये दो छोटे नंबर्स हैं इसलिए अपन को ईजी पड़ रहा है ये। बट अगर ये नंबर अगर मैं बड़े कर दूँ, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 2 7 5 6 एंड 4 2 5 2, ओके, तो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि इन दो नंबर्स का HCF निकालो, तो आप ये चेक करने बैठेंगे क्या ऐसे कितने फैक्टर्स हैं? गिन भी नहीं पाऊंगा मैं कितने फैक्टर्स हैं इसके, और ना आप गिन पाओगे और ना लिखना तो बहुत दूर की बात है। तो ना इसके पता कर पाओगे ना इसके पता कर पाओगे, और कर भी लोगे तो शाम हो जाएगी, है ना। तो इस वजह से अपन इस मेथड को यूज़ में नहीं लेते। बट समझने के लिए बहुत ज़रूरी है ये समझना, ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या है। आप ये जो जितने भी दुनिया में इसके फैक्टर्स नोन है इन दो नंबर्स के, उनमें से जो कॉमन वाला फैक्टर है जो सबसे बड़ा है तो उसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये कंसेप्ट समझ में आना ज़रूरी है। बट इसका यूज़ क्यों नहीं आया वो आप साफ क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आपको 2 बड़े नंबर दे दूं या 3 बड़े नंबर दे दूं, 3 नंबर्स का भी HCF निकालना पड़ता है। तो अब जब बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे तो ये मेथड फिर पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए फिर अपने टाइम पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत फेमस हुआ था। तो मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई कैसे करना है। ये आपके फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लिखना है 225, इन दोनों में से जो नंबर बड़ा है उसको अंदर लिखना है और 1 छोटे वाले नंबर से उसको डिवाइड करना है। तो 135 है, 2 टाइम्स तो 270 हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा, तो 135 1 जा 135, रिमाइंडर आपका बचेगा 0 9। ओके, अब ये आपको 90 को क्या करना है, चेक करना है कि अब देखो भाई रिमाइंडर 0 है क्या। अगर 0 हो जाता है ये तो यही आपका HCF हो जाता, बट ये 0 नहीं है। तो अब जब ये 0 नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको अगेन इसको डिवाइड करना है 135 को यहाँ लिख के, इस 135 को ले जाके आपको यहाँ लिखना है, फिर आपको फर्दर वापस डिवाइड करना है। अब ये 92 जा 180 होता है तो 1 जा जाएगा, ये भी 1 जा ही जाएगा, और अगेन आपका रिमाइंडर बचेगा 45। ओके, देखो रिमाइंडर 0 है क्या, बिल्कुल नहीं है। तो फिर से डिवाइड करेंगे, कंटिन्यूशन में आपको डिवाइड करते जाना है, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, तो अब आपको डिवाइड करना है फिर से। अब ये जो आपका डिवीजन है ये आपका एज ए डिविडेंड बनेगा, यहाँ पर लिखेंगे उसको और फिर से डिवाइड करेंगे। 45 2 जा परफेक्ट जा रहा है तो 2 जा 90, रिमाइंडर आया 0। तो इस केस में आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो जैसे ही रिमाइंडर आपका 0 आता है उस स्टेप में जो डिविजर होता है वही आपका क्या होता है, HCF होता है। किनका HCF होता है, इनका HCF होता है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं कंसेप्ट ही बताना चाहूँगा, ये ऐसे हो क्यों रहा है। ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि जो आपका रिमाइंडर आता है ना, जो आपका रिमाइंडर आता है और ये जो आपका पहला वाला डिविजर है, इन दो नंबर का HCF भी यही है, इन दो नंबर का HCF भी यही है, इन दो का भी यही है और इन दो का भी यही है। ये जो HCF आपका निकल के आता है ये इन सारे नंबर्स का HCF है। इस वजह से ये एल्गोरिदम आपकी सक्सेसफुल है। देखो ये बहुत डीपली जाके आप जब स्टडी करते हो ना, जब ये चीज़ें समझ में आती है, अदरवाइज आधे बच्चों को तो समझ में भी नहीं आएगा मैंने अभी बोला क्या। इसको समझाने के लिए भी मेरे को बहुत डीप जाना पड़ेगा आपको। जिन जिन बच्चों को समझ में आया है वो थोड़ा गौर करिएगा और सेल्फ स्टडी करके देखिएगा। इन दो नंबर्स का HCF, इन दो नंबर्स का HCF और इन दो नंबर्स का HCF, सबका HCF सेम है एंड दैट इज इक्वल्स टू 45। इसलिए आपका ये एल्गोरिदम सक्सेसफुल है। अब यहाँ पर देखो, इसको लिखना ऐसे नहीं है बिल्कुल भी, एग्जाम में ध्यान रखना, लिखना आपको लेमा के फॉर्म में ही है। यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा ऐसा करके आप लिखेंगे, फिर आप पहले इन दो में लगाएंगे 225 और 135, और इसको लिखने का तरीका कि आपको पता ही है। 225 को यहाँ पर लिखना है, 135 को यहाँ लिखना है, फिर क्वोशिएंट को मल्टीप्लिकेशन में और रिमाइंडर को प्लस में। जो रिमाइंडर इस केस में 90 है। सेकंड जब आपने ये सेकंड वाला डिवाइड किया है इसके लिए आपको 135 डिविडेंड है, तो 135 को यहाँ लिखना है, 90 को फिर यहाँ लिखना है इंटू 1 और प्लस रिमाइंडर इस केस में आपका बचा था 45। अब नेक्स्ट में आपको 90 को 45 में लगाना है, तो 90 को आप यहाँ लिखेंगे और 45 2 जा जाएगा, प्लस रिमाइंडर इस केस में बचा था 0, और फिर एंड में आपको लिखना है therefore रिमाइंडर इन दिस स्टेप इज 0, therefore एट दिस स्टेज HCF वुड बी HCF ऑफ 135 एंड 225, 135 एंड 225 वुड बी 45। आई होप आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। मैं दिल से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके उसे शेयर करें और घर बैठ के मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।